आज के व्याख्यान में छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ निराला के व्यक्तित्व, उनकी रचना यात्रा से जुड़ी हुई बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। दरअसल निराला का व्यक्तित्व, उनकी रचना यात्रा, उनके कृतित्व, उनका काव्य संसार काफी विराट है, आकाश धर्मा है। इसलिए मैं 3 व्याख्यानों में उनसे जुड़ी हुई तमाम बातों को रखने का प्रयास करूंगा। उसी कड़ी के प्रथम व्याख्यान के रूप में मैं आज निराला के बुनियादी चीजें, उन बुनियादी प्रश्नों को रख रहा हूं जिसने निराला के व्यक्तित्व को, उनके कवि मानस के निर्माण में जिन बातों की बड़ी भूमिका रही है। यहां मैं उन बातों को प्रारंभ कर रहा हूं। दरअसल निराला का पूरी रचना यात्रा है, उनकी जो पूरी काव्य यात्रा है, वह 3 चरणों में संपन्न होती है। लेकिन इन 3 चरणों को अलग अलग रूप से मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उन बातों पर बातें आरंभ करने से पूर्व मैं थोड़ी सी उन परिस्थितियों को, उन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य को आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं जिन परिस्थितियों ने निराला के व्यक्तित्व को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल किसी भी रचनाकार या किसी भी रचनाशीलता के मूल्यांकन के क्रम में एक बड़ा ही अहम सवाल उठ खड़ा होता है कि हम रचना या रचनाकार का मूल्यांकन किस आधार पर करें। रचना का मूल्यांकन रचनाकालीन संदर्भ में करें या रचना का मूल्यांकन समकालीन संदर्भ में करें, क्योंकि कोई भी रचना सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो अपने समय में, अपने देश काल में महत्वपूर्ण थी। रचना आज के संदर्भ में, जिस संदर्भ में उनकी उस पर बातें हो रही हैं, उस संदर्भ में जिस सीमा तक प्रासंगिक होंगी उसी सीमा तक महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। इसलिए समाजशास्त्री आलोचक रेने वेलक ने कालजयी कृतियों को, कालजयी रचनाकारों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के क्रम में 2 बातों का उल्लेख किया है। पहला है अतीत की सार्थकता और दूसरा है वर्तमान की अर्थवत्ता, यानी पास्ट सिग्निफिकेंस और प्रेजेंट मीनिंग। किसी भी महान व्यक्तित्व के, किसी भी रचना के मूल्यांकन की बुनियादी कसौटी होती है। इस दृष्टि से हम देखें तो निराला का व्यक्तित्व प्रगति और परंपरा की संधि रेखा पर खड़ा दिखाई देता है। एक प्रगतिशील रचनाकार जिस जनपक्षधरता और जागरूकता के साथ अपने समय के विविध संदर्भों को उठाता है, उसी सजगता के साथ इतिहास को, अतीत को, परंपरा को भी। यही कारण है कि निराला का कवि एक ओर राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरस्वती, पंचवटी प्रसंग जैसी रचनाओं के जरिए इतिहास, परंपराओं को सामने रखने का प्रयास करता है, तो दूसरी ओर अपने समय के खुरदुरे सत्य से साक्षात्कार करती कुकुरमुत्ता, विधवा, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, सरोज स्मृति आदि रचनाओं को। जूही की कली में प्रकृति के सौंदर्य का मानवीकरण है, तो संध्या सुंदरी में संध्या की नीरवता का दार्शनिक चित्रण। जागो फिर एक बार में राष्ट्रीय उद्बोधन का आग्नेय स्वर है, तो परिमल, अनामिका, गीतिका, बेला, नए पत्ते आदि तमाम काव्य संग्रहों की रचनाओं में विषय वैविध्य तथा उसकी प्रांजल अभिव्यक्ति है। निराला का महत्व बदलते परिदृश्य में जीवन और अभिव्यक्ति के जनपक्षीय आयामों को ग्रहण करने के कारण है। इसलिए उनकी चिंतनशीलता जितनी प्रौढ़ तथा धारदार लगती है, उनकी कविताएं उतनी ही व्यंजनाश्रित अर्थवत्ता से संपन्न है। यकीनन निराला के पास एक परिष्कृत भाषा का संस्कार था और चिंतन का आत्म परिभाषी संवाद। परिणाम स्वरूप जीवंत आवेग की क्रिया प्रक्रिया के अनुभव और आविष्कार को हम अपने भीतर घटित होते हुए महसूस करते हैं। समय, समाज, इतिहास, धर्म, दर्शन, मिथक, संवेदना और काव्यात्मकता की स्थितियां निराला के सृजन कर्म में अलग अलग नहीं हैं, बल्कि सभी रासायनिक घोल बनकर एक विराट अर्थध्वनि की निष्पत्ति करते हैं। सच यह है कि निराला के यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता है। निराला में परंपरा के प्रति गहरा लगाव है, तो परंपरा के प्रति गहरे विद्रोह का भाव भी है। धार्मिक चेतना के गंभीर स्वर हैं, तो धार्मिक कर्मकांडों का निषेध भी। एक ओर संस्कृतनिष्ठ तत्सम भाषा का विधान है, तो दूसरी ओर खरी बोली की हाट में खेलंदरी भाषा के उदाहरण भी हैं। वस्तुतः निराला ने कविता का एक आत्म सजग समाजशास्त्र विकसित किया था,
जिसने उनके चिंतन एवं समय बोध को वस्तुपरक और प्राथमिक बनाया। ताकतवर जीवनानुभव, विवेक और संवेदना कवि के पास अपने ही उपार्जन के रूप में मौजूद है। लोक जीवन, प्रकृति और दायित्व सजग कवि कर्म का त्रिपार्श्व लेकर निराला की कविताएं सामने आई हैं। दरअसल अपने समय की चिंताओं से चिंतित कवि जब तात्कालिकता का घेरा तोड़कर समय की तलहटी में बैठे आदि कवि को बाहर लाता है तो कवि कर्म एक चुनौती बन जाता है। कवि कर्म चुनौती इसलिए बनता है कि बिंब रचना, प्रतीक विधान, सौंदर्य बोध, शब्द विन्यास, इतिहास, वर्तमान सबकी पुनर्व्याख्या और पुनर्रचना के साथ ही कवि अपनी अस्मिता की तलाश भी कर रहा होता है। स्वभावतः कविता एक नए शिल्प में ढलकर सामने आती है। हिंदी कविता के शिखर व्यक्तित्व निराला की कविताएं इस चुनौती का गहरा बोध देती हैं। यह चुनौती कविता में कवि स्वभाव, रचनात्मक संस्कार, शिल्प विधान के भीतर से उपजती और आकार लेती है। आज जबकि यथार्थ की गहरी समझ को, संस्कार में रची बसी स्थानीयता को और अपने समय के कठिन ऐतिहासिक विवेक को कविता के जरूरी उपादान माने जा रहे हैं, निराला की कविताएं नए सिरे से बहस की मांग करती हैं। अब मैं कुछ उन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिसने न केवल निराला के व्यक्तित्व को गढ़ने में बल्कि छायावाद की पूरी काव्य प्रक्रिया को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियां थी, उन स्थितियों की हल्की टिप्पणी यहाँ जरूरी हो जाता है। 20वीं सदी के आरंभिक 2 दशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी तथा विश्वासों निष्ठाओं के अवमूल्यन के दौर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वाधीनता संग्राम भद्र रोग से निकलकर जन साधारण तक पहुंचा और स्वाधीनता संग्राम के भीतर वैचारिक टकराव भी शुरू हुआ। कांग्रेस में नरम और गर्म का अंतर्विरोध महात्मा गांधी के नेतृत्व में शामिल हुआ और आगे यह अंतर्विरोध दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच उभरा। ब्रिटिश शासक भारतीय जनता के बीच बढ़ते आक्रोश और स्वतंत्रता के प्रबल हो रही आकांक्षा को लेकर चिंतित रहे, तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी और उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतियों का प्रभाव स्वाधीनता संग्राम पर भी पड़ा। उथल पुथल के दौर में सामाजिक शक्तियों के अंतर्विरोध तेज हो जाते हैं और उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही नई शक्तियां अपनी भूमिका के साथ उभरती हैं। सामाजिक शक्तियों के अंतर्विरोध का परिणाम था कि हिंदी कविता में रीतिवादी और रीतिवादी धाराओं में के बीच तीखी टकराहटें हो रही थी। रीतिवादी धारा न केवल बनी हुई थी बल्कि साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थानों पर उनका नियंत्रण भी था। साथ ही परस्पर विरोधी वैचारिक तत्व लिए अनेक रचनात्मक धाराएं समानांतर रूप से आगे बढ़ रही थी। यह एक बहुमुखी परिदृश्य और उथल पुथल वाला दौर था जिसका समावेशित विकास अपने उत्कृष्ट रूप में छायावादी धारा में दिखाई देता है। यकीनन द्विवेदी युग की नई सामाजिक शक्तियां जिन सृजनात्मक प्रवृत्तियों के रूप में अभिव्यक्त हुई, उनकी परिष्कृत और सारगर्भित अवस्था छायावाद। छायावाद में रहस्य का स्वर गौण है, रोमान उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति है। यह एक सच्चाई है कि संवेदनाओं और संबंधों की जड़ ढांचे को तोड़कर यथार्थ का नया बोध प्रस्तावित करने में रोमान की क्रांतिकारी भूमिका होती है। रोमान की प्रवृत्ति जड़ संबंधों पर आघात करने के लिए एक और विशुद्ध आत्मगत स्तर पर और दूसरी ओर विराट सत्ता में अपने होने का अर्थ खोजती है। भक्त कवि भी सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे, लेकिन आधुनिक कवि संसार से पलायन कर ईश्वर की शरण में जाना स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उसने आत्म प्रिया का प्रसार प्रकृति में किया है। भक्त कवियों ने ईश्वर को समाज का स्थापन बनाकर विद्रोह का सूत्रपात किया। ईश्वर सामाजिक शोषण और अनैतिकता से लड़ने का अवलंबन बन गया और ईश्वर का मानवीयकरण हो गया। छायावादी कवियों ने प्रकृति को समाज और ईश्वर दोनों का स्थापन बनाया है, इसलिए प्रकृति का भी मानवीयकरण हुआ है और रहस्यीकरण भी। लेकिन यह समूची प्रक्रिया समय और समाज की वास्तविकताओं से जूझने का परिणाम है। छायावाद के युग में यथार्थ थी पराधीनता और कल्पना थी स्वाधीनता। यह कल्पना पूरे समाज को आंदोलित करती थी। यह कल्पना
विविध प्रतीकों बिंबों के माध्यम से उभरी है। पराधीनता का अंधकार और स्वतंत्रता की स्वप्नदर्शी आकांक्षा का प्रकाश दोनों छायावादी कविताओं में मौजूद है। पराधीनता वर्तमान का सत्य है तो स्वतंत्रता की आकांक्षा वर्तमान से टकराने की प्रेरणा। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी के काव्य में एक और गहन अंधकार है तो दूसरी ओर बिजली के रूप में, वसंत के रूप में प्रकाश की आकांक्षा। निराला की पंक्तियों पर गौर करें। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रसाद की पंक्तियों पर गौर करें। निराला की पंक्तियों पर गौर करें। प्रिय स्वतंत्र लो अमृत मंत्र लो भारत में भरते। पंत की पंक्तियों पर गौर करें। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो फिर महादेवी की पंक्तियों में गौर करें। रात के डर में दिवस की चाह का असर हूं। ये सारे जुझारू यथार्थवाद के उदाहरण हैं जो मुक्ति संघर्ष समाज और देश में यथार्थ रूप नहीं ले रहे थे, उसे प्रकृति के बहाने खोजने और पाने की सार्थक और आशावादी कोशिश है। छायावादी युग राष्ट्रीय आंदोलनों और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का युग था। एक ओर संपूर्ण राष्ट्र एक महान लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहा था तो दूसरी ओर राजनीतिक पराजयों व आर्थिक संकट के कारण मध्य वर्ग के भीतर विक्षोभ और निराशा की भावना भी गहरी होती जा रही थी। यही कारण है कि उस युग की राजनीतिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति में भविष्य की स्वप्न भरी आशा तथा वर्तमान की वास्तविक निराशा की मिली जुली अनुभूज सुनाई देती है। इसलिए इन रचनात्मक अनुभूजों को वैयक्तिक पीड़ा के अभिव्यक्ति मानना गलत होगा। कुल मिलाकर छायावादी कविताओं में रोमान और निसर्ग का स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलन से विरोध नहीं है, बल्कि रोमान और निसर्ग तत्कालिक आंदोलनों का परिणाम था। इस पूरी काव्य प्रक्रिया पर रामविलास शर्मा जी ने और नामवर जी ने विस्तार से प्रकाश डाला है और यह माना है कि छायावादी कविता में संदर्भित मुक्ति की आकांक्षा का उत्स भारत की बहुसंख्यक किसान जनता है। स्पष्ट है कि यथार्थ बोध न केवल कविता की अंतर्वस्तु को बल्कि शिल्प के ढांचे को भी प्रभावित करता है। कविता के नाम पर कथ्य का व्याकरणबद्ध विवरणात्मक ढांचा जो द्विवेदी युग के कवियों ने तैयार किया, उसमें कविता दो कारणों से बनती है। एक, उसमें कविता और भाषा के पुराने कर्मकांड से इनकार है। दूसरे, उसमें नई बातों की आहटें भी है। छायावाद ने काव्य भाषा के व्याकरणबद्ध विवरणात्मक ढांचे को राग के आवेश से नया स्वरूप प्रदान किया। नई अर्थध्वनि और बिंब योजना के कारण काव्य भाषा ने अनोखा प्रारूप ग्रहण किया है। छायावादी कविताएं चित्र भाषा की अलग अलग शब्दावलियों में रची हुई कविताएं हैं। कवि की भाषिक चेतना जो वस्तुतः यथार्थ की चेतना का ही एक सृजनात्मक रूप होती है, छायावादी कविताएं इसका अद्भुत उदाहरण है। अपनी कलात्मक परिणति में छायावादी कविताएं एक विलक्षण रूप में बदल जाती हैं। इस रूपक की ध्वनि भाषा को भेद कर अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं और इस प्रक्रिया में कविताएं एक दूरगामी गूंज पैदा करने की कोशिश करती हैं।